नमस्कार, बीएन परिवार में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है ग्रेफाइट इंडिया। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा होगा आपको कि ये कुछ ग्रेफाइट से रिलेटेड काम करते होंगे। इनका करंट मार्केट प्राइस अभी कुछ 180 रुपए के आसपास है और मार्केट कैप कुछ 3500 करोड़ रुपए, 3550 करोड़ रुपए के आसपास है। तो आइए देखते हैं ये करते क्या हैं। तो ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाते हैं बेसिकली, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का स्टील से बहुत ज़्यादा लेना देना है। तो ऐसा क्या है, उसके समझने के लिए हमें स्टील के बनाने के जो प्रोसेस हैं वो समझने पड़ेंगे। तो स्टील बनाने के दो प्रोसेस हैं, एक है ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस और दूसरा है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्रोसेस। तो ये जो ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस है ये थोड़ा पहले का प्रोसेस है जो मोस्टली यूज होता है स्टील बनाने के लिए। ये जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है इसमें जो स्क्रैप आयरन है, स्टील है, उसको मेल्ट करना है, पिघलाना है। तो उसके लिए जो करंट पास करनी है वो जो है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से पास की जाती है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से बनाना है स्टील तो आपको ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा। से अगर देखें तो स्टील बनाने का जो ईएफ प्रोसेस था उससे स्टील बनाना ज़्यादा देश और कंपनियां प्रेफर कर रही थी, तो उससे ईएफ का जो पोर्शन था उससे बना हुआ स्टील वो बढ़ गया। लेकिन 2011 से चीज़ें उल्टा होने लगी। उसकी वजह ये थी कि जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की कैपेसिटी थी वो डेवलप्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई, और दूसरी तरफ चाइना ने ब्लास्ट फर्नेस से स्टील बनाने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि स्टील बहुत ही सस्ता हो गया। तो उसकी वजह से ईएफ की ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई, इनफैक्ट रिवर्स हो गई एज कंपेयर टू ब्लास्ट फर्नेस। अब लेकिन 2015 के बाद क्या हुआ, 2016 में चीन में ये पॉल्यूशन का बहुत बड़ा इशू हो गया। तो चीन की गवर्नमेंट ने ब्लू स्काई पॉलिसी निकाली। तो उसके तहत क्या किया कि उन्होंने ये जो केमिकल्स, स्टील और ये जो भी इंडस्ट्री है जिनसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था उसमें बहुत कड़ाई की। तो उसकी वजह से बहुत सी फैक्ट्रीज, प्लांट बंद करवा दिए। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो ब्लास्ट फर्नेस की कैपेसिटी थी चीन में वो काफ़ी उन्होंने बंद कर दी। इनफैक्ट अगर देखें तो कुछ 2016 और उसके बाद से कुछ उन्होंने 300 मिलियन कैपेसिटी जो है वो बंद करवा दी। लेकिन अभी भी 900 मिलियन के करीब कैपेसिटी चाइना के पास है ब्लास्ट फर्नेस। तो ये हो गया। अब 2014 में अगर हम देखें तो जो चीन का जो शेयर होता था इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में वो सिर्फ 6% होता था। तो 6% जो ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन था ईएफ का, उसके प्रोसेस के द्वारा चीन का उसमें सिर्फ 6% था। लेकिन अगर आप 2018 में देखें तो वो 6 से 50% इंक्रीज होकर 9% हो गया। तो ये उन्होंने किया 4 साल में, और अब वो बहुत जल्दी उसको बढ़ा के 12% करने वाले हैं। अब हुआ ये कि जो ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज होते हैं वो होते तो मेनली इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्रोसेस में स्टील बनाने के, लेकिन चीन में क्या हुआ कि वो स्टील बनाते थे ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस से, लेकिन इलेक्ट्रोड बनाने की कैपेसिटी उन्होंने बहुत बढ़ा ली अपनी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई उनकी खुद के यहाँ तो इंडस्ट्री है नहीं स्टील जो यूज़ कर रही हो वो इलेक्ट्रोड्स। तो उन्होंने क्या किया, अब अगर कैपेसिटी बढ़ गई इलेक्ट्रोड्स की तो वो उन्होंने बाहर सस्ते रेट में देना स्टार्ट कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, रेट गिर गए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के। और ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वैसे तो ये टेक्नोलॉजी चाहिए होती है इसके लिए, टेक्निकल मैटर है, लेकिन फिर भी आखिर में अगर आप देखें तो ये है एक मात्र कमोडिटी ही। तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं होती जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाता है।
उसमें सीधे सीधे डिमांड और सप्लाई का है। अगर सप्लाई से बहुत तेजी डिमांड बढ़ गई तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और अगर उल्टा हुआ तो प्राइसेस घट जाएंगे। सिंपल मार्केट डायनामिक्स काम करती है इसमें। अब ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाना है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो होता है कैल्साइंड नीडल कोक, सीएनसी जिसे बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्रूड डिपेंडेंट डेरिवेटिव है। तो जो रॉ मटेरियल चाहिए ग्रेफाइट इंडिया को, वो चाहिए सीएनसी। अब ये सीएनसी के लिए वो डिपेंडेंट है क्रूड पे। तो अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इनका रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए क्रूड के प्राइसेस अगर लो रहे तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये जो यूज़ करते हैं कैल्साइंड नीडल कोक, ये इसकी सप्लाई में भी इशू है। तो 2017 के बाद से ऐसा हो गया था कि जितनी इसकी सप्लाई चाहिए उतनी थी नहीं, डिमांड ज़्यादा थी, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इसके। अब देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का जो मेथड है वो एक्चुअली यूज़ क्यों करते हैं। क्या बात है कि ब्लास्ट फर्नेस का मेथड होने के बावजूद ईएफ पे फोकस है। तो उसमें कई चीज़ें हैं, मेनली जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो ईएफ के प्रोसेस से स्टील बनता है उसकी रेजिलियंस बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बीएफ स्टील की। जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है जो आपको फेवर करता है वो ईएफ है। अब ईएफ के लिए जो प्लांट लगाने हैं आपको, उसकी जो कैपिटल इंटेंसिटी है उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एक नॉर्मल ब्लास्ट फर्नेस स्टील प्लांट की है। और जो ब्रेक इवन टॉनेज चाहिए, मतलब जिस रेट में आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है, मतलब आप जितने पैसे लगा रहे हैं उतने ही आपके पास पैसे वापस आ रहे हैं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन जिसे ब्रेक इवन बोलते हैं, वहां पहुंचने के लिए जो टॉनेज चाहिए वो कम होता है ईएफ में एज कम्पेयर टू ब्लास्ट फर्नेस। ये चीज हो गई जो, लेकिन मेन बात है वो ये है कि ये नॉर्मल ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस से बने स्टील की तुलना में ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और यही वजह है जिसके बारे में अभी हमने पहले भी बात किया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे जो स्टील बनता है मोस्टली वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्रोसेस से बनता है। उसका रीज़न ये है कि ये कम पॉल्यूटिंग है, ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीका है बनाने का। तो ये तो हो गया प्रोसेस के बारे में और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो अब देखते हैं थोड़ा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के बारे में। तो ये रहा, अब ग्रेफाइट इंडिया की बात करते हैं। ग्रेफाइट इंडिया भारत का सबसे बड़ा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर है। दुनिया में अगर देखें चाइना वालों को छोड़ के, तो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर है ग्रेफाइट इंडिया। इनकी जो कैपेसिटी है वो 98,000 है पर एनम, 98,000 टन्स पर एनम, जिसमें से इनके पास मेनली 3 प्लांट हैं, 4। जो सबसे बड़ा है वो दुर्गापुर में है। तो दुर्गापुर में जो इनकी कैपेसिटी है वो 54,000 टन पर एनम है। और फिर 18,000 पर एनम की जो कैपेसिटी है वो नर्नबर्ग जर्मनी में है। और फिर दो और हैं वो नासिक और बेंगलोर में हैं, वो 13,000 टन पर एनम की हैं। ये 13 और नर्नबर्ग जर्मनी में 18 और 54 दुर्गापुर में, तो ये कुल मिला के 99,000 टन पर एनम की कैपेसिटी हो गई इनकी। जो इंडस्ट्री है, जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, जिससे इनका 98% रेवेन्यू आता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा साइक्लिकल है। वो साइक्लिकल है और ये जिस इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो स्टील इंडस्ट्री है सिर्फ, और वो भी बहुत ज़्यादा साइक्लिकल है। तो ये जो इंडस्ट्री में ऑपरेट करना ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के आसान काम नहीं है, क्योंकि जिस इसमें आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी साइक्लिकल है,
जो आपकी एंड यूज़र इंडस्ट्री है वो और भी ज़्यादा साइक्लिकल है, बहुत ही मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, ग्लोबल स्टील प्राइसेस की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है ये सब। तो ये थोड़ा सा इंडस्ट्री डिफ़िकल्ट है ऑपरेट करने में। तो अच्छा, आप देखते हैं इनके बिजनेस ओवरव्यू। तो ये 98% इनका आता है एक सेगमेंट से, जो कि है ग्रेफाइट और कार्बन का, और बाकी बचता है 2%। तो ये जो 98% है उसमें बेसिकली इनकी जो एक्सपर्टीज है वो है अल्ट्रा हाई पावर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने की, और जिसके लिए इन्हें यूज़ करना पड़ता है वो निडल कोक, जो कि इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो वो बात हो गई, क्योंकि वो लिथियम आयन बैटरी बनाने में भी यूज़ होता है, तो अगर उधर सप्लाई डाइवर्ट हो गई तो फिर डिमांड उतनी ही है, सप्लाई डाइवर्ट हो गई, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो वो बात हो गई। ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, इनके पास अच्छी खासी प्रोडक्ट रेंज है, ये अल्ट्रा हाई पावर इलेक्ट्रोड्स की और स्पेशलिटी ग्रेफाइट प्रोडक्ट्स की। और जो ये कार्बन का जो वो वाला सेगमेंट है उसमें ये दो कोक बनाते हैं। तो ये सीपीसी हो गए, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट, ये दोनों भी क्रूड ऑयल से ही बनाते हैं। और ये जो यूज़ होता है इनका, वो होता है एनोड बनाने में। एनोड वो यूज़ होता है एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स में, जो एनोड यूज़ होता है वो बनाने के लिए सीपीसी यूज़ होता है, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। ये बात हो गई इनके बिजनेस सेगमेंट के बारे में। अब ये जो अदर्स है 2% का, उसमें वो कुछ नहीं, वो थोड़ा सा पावर जनरेशन का है, और ये हाई स्पीड स्टील का, जीआरपी पाइप का ये सेगमेंट है। ये जो हाई स्पीड स्टील की अगर हम बात, जो सबसे बड़ी कैपेसिटी है वो इन्हीं के पास है। वो इसका नाम इन्होंने रख रखा है पॉमेक्स स्टील्स डिवीजन, पीएसडी। उसका यूज़ बेसिकली जो होता है वो कटिंग टूल्स बनाने में होता है, जैसे ड्रिल्स, टैप्स, मिलिंग कटर्स, रीमर्स, हॉब्स, ब्रोचेस, और भी जो ऐसे जो है ना, अलग अलग डिज़ाइन, शेप, फॉर्म के जो टूल्स चाहिए उनको बनाने के लिए होता है। और वो बेसिकली यूज़ होते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, मशीन टूल्स में, एविएशन में। तो इनकी जो क्लाइंट की डाइवर्सिफिकेशन है ज्योग्राफिकली, वो तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये मिडिल ईस्ट, यूएस, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ये सब जगह ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड सप्लाई करता है। तो क्लाइंट का कंसंट्रेशन का तो ऐसा कुछ है नहीं प्रॉब्लम। इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2020 में, वो 55% था, काफ़ी लो है। और फाइनेंशियल ईयर 2019 में 86% था, इसीलिए 2020 में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हिट हो गई, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ही बहुत लो है। और उसमें ये फिर कोरोना भी आ गया लास्ट क्वार्टर में, तो उसकी वजह से इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो और कंपाउंड कर गई। ये बहुत ही रिस्की बिजनेस है, मुश्किल काम है, बैलेंस करना चाहिए इसमें। तो इसलिए अगर आपके पास जो बैलेंस शीट है आपकी बिजनेस की, अगर वो बहुत स्ट्रांग है, अब वो स्ट्रांग कैसे होगी, आपका डेट कम हो। इनका अगर हम डेट टू इक्विटी देखें वो 0.09 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो डेट कम होना चाहिए, जो आपके पास कैश इक्विवेलेंट्स हैं, मतलब कैश और जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। तो अगर इनका देखें तो वो कुछ 2600 करोड़ के आसपास है, जो लेटेस्ट फिगर है उसके हिसाब से। तो 2600 करोड़ का इनके पास कैश इक्विवेलेंट है, इन्वेस्टमेंट और वो सब मिला के कंसोलिडेटेड लेवल पे, और डेट टू इक्विटी हाई नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट हो गई। अब चूंकि अगर आपकी बैलेंस शीट अच्छी है तो अगर प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे भी तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब लेकिन एक दूसरा जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके पास डेट है, तो उसको सर्विस करना है, और ज़्यादा कैश कुशन नहीं है उनके पास, तो वो जल्दी ट्रबल में आ जाएंगे। वो ट्रबल में आ जाएंगे तो उनकी अगर कैपेसिटी क्लोज डाउन हो गई तो वो तो आपके लिए तो और भी अच्छी, कि बहुत ही ये कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है, ज़्यादा प्लेयर्स हैं नहीं। जो प्लेयर्स हैं उन्हीं के पास ये कुछ तीसरे नंबर पे तो यही है। तो वो जो ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है तो उसका ये फायदा है कि आप देखें तो सबसे बड़ा जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कैपेसिटी है वो ग्राफ्टिक के पास है, ठीक है। वो है
230,000 टन्स पर एनम, और 210 है शोवा टेंको के पास। और फिर आती है ग्रेफाइट इंडिया जिसके पास 98,000 टन्स पर एनम है। और फिर है टोकाई कार्बन, और एक और कंपनी है जो इंडिया की बड़ी फेमस है ग्रेफाइट इंडिया के बाद है जो, वो है HEG। 80,000 टन्स पर एनम कैपेसिटी है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की। ठीक है, ये जो दुर्गापुर में इनका प्लांट है, इवन अदरवाइज भी इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइंस हैं, वो वर्ल्ड ओवर ग्लोबली लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। तो अगर आप कमोडिटी बिजनेस में हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा मोट होता है वो होता है कि आप किस कॉस्ट पे चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर वो आपकी लोवेस्ट है तो बाकी लोग तो आपके पहले बंद हो जाएंगे ना। भाई, आप कोई चीज़ 100 रुपए में बनाते हैं, वही चीज़ कोई और दूसरा इंसान है जो 120 में बनाता है, और प्राइसेस घटते चले जा रहे हैं आप जो बनाते हैं, तो पहले कौन प्रोडक्शन बंद करेगा? जो 120 में बनाता है या जो पहले जो 100 में बनाता है वो बंद करेगा? पहले तो 120 वाला बंद करेगा ना, क्योंकि वो तो पहले लॉस में आ जाएगा। तो इसलिए कमोडिटी बिजनेस में जो लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर होता है वो बहुत अच्छे पैसे कमाता है एज कम्पेयर टू अदर्स। जैसे कि आप इंडिया में देखें, सीमेंट बिजनेस में, सीमेंट एकदम प्योरली कमोडिटी बिजनेस है, सप्लाई डिमांड पे प्राइसेस डिपेंड करते हैं उसमें। अगर आप देखें श्री सीमेंट को, तो वो इसलिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो काइंड ऑफ FMCG टाइप के रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक ने। रीज़न ये है क्योंकि वो लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो अच्छा आप देखते हैं थोड़ा सा और, तो इन्होंने 2018 सितंबर में एक इन्वेस्टमेंट किया, US का स्टार्टअप है, नैसेंट स्टेज पे, कुछ ज़्यादा नहीं है, बट उसमें उन्होंने 46% स्टेक खरीदी है, कुछ 135 करोड़ रुपए पे करके। वो स्टार्टअप करता क्या है, वो थिनेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट शीट्स बनाता है। ठीक है, तो वो अभी टेक्नोलॉजी है, हाई एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी उसका कितना एप्लीकेशन हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना उससे कैश फ्लो आएगा कि नहीं। तो अभी तो उसमें एज सच कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन ये है कि आगे चल के अगर वो टेक्नोलॉजी अच्छी निकल जाए और उसका एप्लीकेशन बढ़ जाए मार्केट में, तो हो सकता है कि वहाँ से मीनिंगफुल इनका जो कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी डाइवर्सिफिकेशन है वो हो जाए। ठीक है, तो वो कोशिश कर रहे हैं, अब कितना हो पाता नहीं हो पाता अलग बात है। अभी देखते हैं जो चाइना का जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील का जो है वो उन्होंने तो बढ़ाया नहीं ज़्यादा, उल्टे उन्होंने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी ज़रूर बढ़ा ली। तो उनकी अगर कैपेसिटी देखें तो 2017 में 0.9 मिलियन टन्स थी। ठीक है, न्यूली इंस्टॉल्ड जो EF कैपेसिटी थी, फिर उन्होंने वो बढ़ा के 1.5 मिलियन टन्स कर दी 2020 में, मतलब 3 साल में उन्होंने 67% बढ़ा दी। ठीक है, और 1.5 मिलियन टन्स कर ली। तो ये बात हो गई चाइना की। अब इसकी वजह से क्या हुआ, प्राइसेस गिर गए, और ये फिर 2018 सितंबर में इंडियन गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी लगा रखी थी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स पे चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा था उसमें, वो हटा दी। अब तो वो हटा दोगे तो फिर क्या होगा, वो जो सस्ता ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड चाइना में बन रहा है वो आके वो डंप करने लगेंगे इंडिया में, तो प्राइसेस गिर जाएंगे, और ग्रेफाइट इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी इसकी वजह से और ज़्यादा हिट हो गई। ठीक है, तो इनका जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस बढ़ गए, चाइना से आने वाले जो इंपोर्ट थे उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी हट गई, तो इनके प्रोडक्ट के प्राइसेस गिर गए। ठीक है, और ग्लोबल जो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी इकोनॉमी में, इंडिया में भी, वो इंडिया में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो वो हो गया, और फिर रही सही कसर कोरोना ने आके पूरी कर दी कि इकोनॉमी और ज़्यादा एकदम बंद ही हो गया, लॉकडाउन ही हो गया, तो वो सब बातें हो गई। तो ये हो गया ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के बारे में, और ग्रेफाइट इंडिया स्टॉक के बिजनेस ओवरव्यू और ये सब। आइए देखते हैं अब ग्रेफाइट इंडिया का चार्ट। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, प्राइस अभी कुछ इसका 180 के आसपास है।
लेकिन ये पहाड़ जैसा चित्र बना हुआ है चार्ट पे, अगर आप देख रहे हो तो, जिसका हाई कुछ 1135 के अराउंड है, और उसके बाद से स्टॉक बस नीचे गिरता गया है। कोरोना के पहले भी ये कुछ अच्छा नहीं कर रहा था ऐसा, 350 के आसपास घूम रहा था, और कोरोना आने के बाद तो ये 100 छू गया। थोड़ा रिकवरी हुआ है स्टॉक में, लेकिन वो अभी भी 180 के आसपास में है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो अभी इसमें एंटर करने का टाइम तो नहीं है। वरिंग साइन है। बट 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि ये रेड ऑरेंज लाइन है, और ये ब्लू लाइन 100 डे मूविंग एवरेज है, और ये 200 ग्रीन लाइन है, ये तीनों बहुत जल्द मिलने वाले हैं। उसके बाद हो सकता है स्टॉक के भाग्य बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी क्या है स्टॉक की। तो अब आते हैं डेली से वीकली चार्ट पे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, 2004 में, 2003 के स्टार्टिंग में, जनवरी मई में स्टॉक होता था 6 रुपए का, मात्र 6 रुपए का, 5 रुपए का स्टॉक होता था। उसके बाद स्टॉक ने 1 साल टाइम लगाया होगा, और 30 छू गया, 29 रुपए, 30 रुपए का हो गया। फिर करेक्शन आया, और स्टॉक वापस आधा हो गया, 15 रुपए का हो गया। और अगली बार जब इसने 30 रुपए क्रॉस किया, वो था जनवरी 2005 में, फरवरी की स्टार्टिंग में। और उसके बाद आपने स्टॉक देखा होगा कि किस तरीके 1 साल के अंदर स्टॉक 70 रुपए का हो गया। तो दोगुने से ज़्यादा का रिटर्न स्टॉक ने दे दिया, ऑलमोस्ट 130% ऊपर चला गया स्टॉक। ये रहा 30 रुपए का लेवल फरवरी 2005 में, और ये जनवरी 2006 में, मतलब 11 महीने में 70 रुपए का स्टॉक हो गया। उसके बाद स्टॉक ने मैसिव करेक्शन दिखाया, स्टॉक ऑलमोस्ट वापस फिर से आधा हो गया, 35-38 रुपए पहुंच गया, और कंसोलिडेट होता रहा। उसके बाद अक्टूबर 2007 में स्टॉक अपना प्रीवियस हाई, जो कि 68 था, 70 था, वो क्रॉस किया, और 100 रुपए के आसपास में पीक कर गया स्टॉक। कुछ अच्छे खास रिटर्न नहीं आए यहाँ पे, ऑलमोस्ट 45% रिटर्न आए। और वो हुआ इसलिए क्योंकि 31 दिसंबर 2007, ये वो समय था जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। तो उसके बाद स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वाइड गिर गई, तो ये स्टॉक भी गिर गया, और वो इतना नीचे चला गया कि 38 रुपए हो गया। यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, जो कि प्रीवियसली इसका कंसोलिडेशन फेज था 2 साल पहले, 2005 में, और 2006 में वो बॉटम बनाया था, वही इसने सपोर्ट के तरीके लिया। उसके बाद थोड़ी सी रन दिखाई, 80 तक रिकवरी हुई 2008 में, और वापस करेक्शन। और इस बार जो करेक्शन हुआ तो उसने ये जो 2005 के पहले कंसोलिडेशन का एरिया था, 18-20 रुपए वाला, 25 रुपए वाला, जुलाई 2004 उसके आसपास वाला, वहाँ पे उसने बॉटम बनाया। और फिर स्टॉक ने वहाँ से जब रन करना स्टार्ट किया, तो इस बार 6 टाइम्स हो गया। 20 रुपए का स्टॉक मार्च 2009 के बॉटम से 124 रुपए, 25 रुपए का हो गया 2010 में, मई 2010 में। सो इट्स लाइक कुछ 14 महीने लगे स्टॉक को, और स्टॉक जो है 6 गुना हो गया। वापस से करेक्शन, और 66 का हो गया, फिर थोड़ा सा रन, फिर करेक्शन, 66 से भी नीचे चला गया 58 के अराउंड, और फिर से थोड़ा अच्छा किया स्टॉक ने, तो
प्रीवियस जो हाई था 124 रुपए का 2010 का, मई 2010 का, वही दोबारा से स्टॉक ने बनाया 2014 जून में और फिर वापस करेक्ट हो गया। तो अभी आपने देखा, फिर वहाँ से करेक्ट होने के बाद इसने सपोर्ट लिया वापस से वही 90 से 70 का एरिया जो है जहाँ पे बहुत टाइम तक स्टॉक ट्रेड किया, ये देख रहे होंगे आप, वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि स्टॉक ने फिर जनवरी 2017 वहाँ पे इसने स्टार्ट किया इम्प्रूव करना, और ये मार्च 2017 में इसने प्रीवियस हाई जो था 124 का उसको क्रॉस किया, फिर पुल बैक दिखाया स्टॉक ने, और ये पुल बैक बहुत छोटा हो गया, 102 रुपए तक करेक्ट हुआ, और वापस से जून 2017 में इसने 124 125 रुपए का जो लेवल था फिर से क्रॉस कर लिया, और उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और 1 साल 14 महीने दोबारा से लगाए, और स्टॉक ने ऑलमोस्ट 9-10 गुना रिटर्न दिया। 125 रुपए से स्टार्ट किया और स्टॉक ने हाई बनाया, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे 1130 रुपए का, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, और फिर मैसिव करेक्शन, और अभी तो आपको ये पता ही है कि स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है बिलो 200 डे मूविंग एवरेज। तो अब इसमें कुछ खरीदने की सोचने जैसी बात तो है नहीं। तो ये तो रहा इसका चार्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सके। धन्यवाद।